अच्छे से निभाई है। अभी भी आज देखेंगे, कल देखेंगे आप इन्हें, तो इनका कल इन्होंने नाट्य पाठ किया था कहानी का, तो इनका बहुआयामी व्यक्तित्व, मतलब हमें कुछ चीज़ें होती ना, हाथ कंगन को आरसी किया, वैसे वाली मामला है कि उनका व्यक्तित्व अलग अलग इसमें दिखता है। पिछले 3 दशकों से भारत और ब्रिटेन के बीच सांस्कृतिक सेतु का आप काम कर रही हैं और 1996 में आपने अपना लेबल तनुश्री कलेक्शन स्टार्ट किया, तो फैशन डिज़ाइनर भी आप हैं। आपको कृति यूके की स्थापना आपने यूके में की है। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी की प्रखर कवियत्री है। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ प्रतीक्षा जी को। मूलतः मुंबई से है। क्यों? अच्छा, बता वो कर सवाल अभी नहीं है, क्योंकि मैं समय को, मैं अपने आप को, खुद को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए अपने समय को और टाइम मैनेजमेंट को जो सबसे पहले, ये सब बातें बाद में करेंगे। चाहे 17 पे टाइम कीपिंग, तो आपको मैंने इनफैक्ट मैं इसलिए मैं लिख कर आई हूँ, सो आई नो आई एम देयर इन 7.5 मिनट्स। नहीं, आपको 10 मिनट, आपके 12 मिनट 15 मिनट इसलिए मैंने अभी जी सोची है झूठी कविता से एंड करूँगी, तो बस उसके बाद ये जी आपको भी ज़रूर आपका जवाब मिलेगा। इस प्रबुद्ध मंच को मेरा प्रणाम, और आप सबको आज हिंदी दिवस है, उसकी शुभकामनाएं, शुभेच्छा। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे याद आता है 80 का वो दशक, जब मैंने भारत छोड़ा था और इंग्लैंड को अपना बसेरा बनाया। तो उस समय मेरे कोई विशेष संपर्क ब्रिटेन में थे नहीं, और उस अकेलेपन में मैंने सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये समझी, ये जानी कि आप जब अपना देश छोड़ते हैं तो आपको अपनी मातृभाषा और अपनी जड़ों की जो असली महत्ता है, इसका आभास ना, आई एम सॉरी टू से बट नो इंडियन कैन फील एंड वुडंट फील, क्योंकि आप तो ये जो आभास है ना, वो सिर्फ हम जान सकते हैं इस बात को। तो पेशे से तो मेरा बैकग्राउंड फैशन डिज़ाइन का है, और सच कहूँ तो मैं वो उस तरफ की नौकरी की तलाश में नहीं थी जब मैं वहाँ पे गई। तो गुजराती, हिंदी या मराठी ये भी मेरी प्राथमिक मातृभाषाएं नहीं हैं, लेकिन मैं इन तीनों भाषाओं को बोल पढ़ सकती हूँ और समझ सकती हूँ। लेकिन मेरी इस भाषाई समझ ने मेरे लिए संभावनाओं के द्वार खोले। नॉर्मली कहते हैं ना यहाँ के बट डज इट ब्रिंग यू रोजगार, इट्स अ कॉन्स्टेंट क्वेश्चन मैं हिंदी के सत्रों में सुनती हूँ। डज इट गिव यू एनी काइंड ऑफ वर्क, डज योर लैंग्वेज, नोइंग एनी लैंग्वेज गेट यू एनी मॉनेटरी गेन एज सच। लेकिन मेरे लिए ये संभावना हुई वहाँ पर, और जैसे मैंने कहा कि ये भी नहीं है कि मैं कोई जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन जैसे जब आप यहाँ से जाते हो तो आपको आपकी भाषाएं सुननी है कानों में, सडनली यू फील bereft। तो हिंदी, गुजराती और मराठी के अलावा उर्दू, पंजाबी और कच्छी भाषाओं की समझ के कारण मुझे यूके के इमिग्रेशन विभाग और वहाँ की इमिग्रेशन विभाग और सोशल सर्विसेज, उसमें एक स्वैच्छिक इंटरप्रेटर के रूप में अपनी पहचान बनाने का, सेवा देने का मुझे मौका मिला। तो भाषाओं के प्रति मेरी इस प्रेम ने मुझे गुजराती और हिंदी भाषी समुदाय और संस्थाओं से जुड़ने का सौभाग्य भी दिया। और इसी दौरान वहाँ पे बहुत प्रख्यात है मिस्टर C.V. पटेल, जिन्होंने वहाँ पे पहला जो अखबार खोला था, गुजरात समाचार। और 1984 में यूके में यहाँ से प्रोफेसर जगदीश दवे, इन जैसे विद्वानों के साथ मुझे जो काम करने का मौका मिला, तो फिर मैं भाषा के प्रचार और प्रसार में भी लग गई उन लोगों के साथ। तो अगर हम इतिहास पे नज़र डालें तो जैसे अभी इन्होंने कहा था कि 70-80 के दशक में जो ईस्ट अफ्रीका और भारत से बड़ी संख्या में गुजराती समुदाय ब्रिटेन आया। तो यूके में गुजराती समुदाय न केवल सबसे बड़ा भारतीय समूह है,
बल्कि वहाँ की अर्थव्यवस्था, राजनीति और सामाजिक ताने बाने में भी इनका योगदान अत्यंत गहरा है। तो यूके की कुल भारतीय आबादी लगभग 15 लाख की है, तो उसमें से करीब आधे लोग गुजराती होंगे। ओके, सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस, वाइडली स्पोकन। और गुजराती यूके में बोली जाने वाली सबसे प्रमुख दक्षिण एशियाई भाषाओं में से एक है। और जो लेस्टर शहर है वो तो लगभग उसकी दूसरी भाषा ही गुजराती। ढोकला, थेपला, फाफड़ा, एवरीथिंग यू कैन हैव देयर, वहाँ पे सब कुछ। और लंदन में भी जैसे हैरो, ब्रेंट, वेमली, ये जो एरियाज हैं यूके के, उसे भी छोटा गुजराती कहते हैं। तो यूके में जो गुजराती समुदाय में जो एक डबल डायस्पोरा, ये बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ये लोग जो है जो भारत से अफ्रीका गए और फिर अफ्रीका से यूके आए, तो ये डबल डायस्पोरा है। इसके बावजूद इन्होंने अपनी जड़ों को सुरक्षित रखा है। हालांकि शुरुआती दौर में अधिकांश परिवारों के बच्चे ना 8-10 साल के थे जो गुजराती पढ़नी और बोलनी आती थी। तो नए प्रवासियों का पूरा ध्यान खुद को स्थापित करने में और उनकी आर्थिक मजबूती पाने पर था, इसलिए घर के बाहर अंग्रेजी थोड़ी हावी होने लगी थी। तो 1980 से 2000 के दशक तक तो फिर भी स्थिति बेहतर थी, क्योंकि माता पिता को भाषा का ज्ञान था और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ये गुजरातियों की लिंक भाषा हो जाती है किसी भी भाषा के लिए, तो वो संवाद की भाषा थी। गुजराती शाला, मंदिर और कम्युनिटी सेंटर्स में भी शुरू हो गए। सैकड़ों संस्थाएं और पत्रिकाएं भी शुरू हुई। हमने वहाँ पे कई शहरों में कवि सम्मेलन शुरू किए। वहाँ पे नॉर्थ इंग्लैंड में गुजराती मुस्लिम्स जो आए हैं सौराष्ट्र से, उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है। और भाषा भी, घर में भी वे लोग काफ़ी गुजराती ही बोलते हैं। अभी जो है एक यूके गुजराती साहित्य अकेडमी द्वारा प्रकाशित है, उसे कहते हैं चालीसिया उत्सव। ये यूके के 40 वर्ष में छिपे विविध गुजराती साहित्य रूप की लेखा जोखा है, जो केतन रुपेरा द्वारा संपादित है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो किसी को भी अगर कभी भी रिसर्च के लिए भी चाहिए, इट्स लाइक वन बुक सेज इट ऑल। लेकिन पिछले 10 साल से मैं देख रही हूँ कि परिदृश्य बदलने लगा है। अब जो है ना, नई पीढ़ी के वही माता पिता जो खुद वहाँ पले बड़े हैं, वो अपनी भाषा लिखने में सक्षम नहीं हैं। मेरे इंटरप्रेटिंग और अनुवाद का काम भी सूख गया ऑलमोस्ट। आज ये परिणाम है कि गुजराती स्कूलों की संख्या कम हो रही है, संसाधनों की भी कमी है और नई पीढ़ी को अपनी भाषा के प्रति उदासीनता देखी जा रही है। तो वहाँ का जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, जो एक्चुअली आपके GCSE और A लेवल्स करते हैं, तो उनकी अभी एक मार्च में चिंताजनक तस्वीर उन्होंने पेश की कि उनका कि 2015 के बाद GCSE में गुजराती पढ़ने वाले छात्रों की संख्या लगभग 70% की गिरावट आई है और उर्दू में 70%, 17%, पंजाबी में 24% और बंगाली में 43% की कमी दर्ज की गई है। तो विडंबना ये है कि जहां मैंडरिन और लैटिन जैसी भाषाओं को नया निवेश और फंड मिल रहा है, वहीं दक्षिण एशियाई भाषाओं को ये संसाधन नहीं मिल पा रहा है जिनके वे हकदार हैं। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या इन भाषाओं को बचाना न केवल सांस्कृतिक है, बल्कि व्यापारिक अवसरों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी मजबूत करने के लिए भी अनिवार्य है। और भविष्य और तकनीकी भी की चुनौती है। अब आज के दौर में अगर आप देखो तो क्लासरूम में सिर्फ किताब और पेंसिल से ना ये सब काम नहीं चलेगा। ये आजकल के स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो हमें नए शिक्षक की पद्धतियाँ और आधुनिक शब्दावली, ये तीनों की आवश्यकता अब है अगर उन्हें हमें जोड़े रखना है यंगस्टर्स को। कल की ये बात गिरमिटिया सत्र में श्याम परांडे जी ने उठाई थी। उन्होंने कहा कि एक्सपेंशन इज लाइक कॉन्ट्रैक्शन, आई मीन एक्सपेंशन इज लाइफ एंड कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। तो भाषा को बढ़ाना है तो नए शब्दों का निर्माण करना होगा, अपनी भाषा को विस्तार देना होगा। जैसे हर साल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है ना, नए शब्द का लिस्ट निकालती है, तो हमें भी साथ में चलकर इसे बढ़ाना होगा।
और एंड में यही कहूँगी कि हमें वास्तविकता को भी स्वीकार करना है। गूगल, डिओलिंगो, AI, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। तो जिन्होंने भाषाओं की पहुंच आसान बना दी है, इसे हम एक फ्रेंड की तरह लें, दुश्मन की तरह ना, उसे फाइट ना करें। तो मैं अंत में एक प्रश्न इनफैक्ट छोड़ना चाहूँगी कि क्या आज के AI युग में, जहाँ अनुवाद सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है, क्या केवल लेखन ही भाषा को जीवित रख सकता है? क्या केवल अक्षरों के ज्ञान ही भाषा बचेगी, या भाषा के अस्तित्व के लिए उसके सांस्कृतिक मर्म और बोलचाल की जीवंतता को बचाना अधिक आवश्यक है? तो आई थिंक इसी के साथ मैं सत्र खत्म करूंगी। फिर बाद में अगर वक्त होगा, किसी को प्रश्न करना होगा, तब बातचीत कर लेंगे। ठीक है।